जय हिंद। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10th क्लास के बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके बारे में स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, तो देखिए ये हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका जो पहला वीडियो है हमारा जैव प्रक्रम पे पहला वीडियो बन चुका है और उस वीडियो में आपको हम इतना बता दिए हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर बता दिए हैं। जैविक क्रियाएं जो है किसमें होती है, ऑब्वियसली सजीव में होती हैं, ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, बता दिए हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, बता दिए हैं उसमें पोषण के बारे में बता दिए कि पोषण किसे कहा जाता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें बता दिए हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, उसमें डिटेल्स में आपको बताया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो सेकेंड वीडियो जो है आपके लिए ज़्यादा ही यूज़फुल होगा। तो उसमें क्या बताए थे आपको, स्वपोषण और परपोषण बताए थे, पोषण के प्रकार बताए थे। तो स्वपोषण में आपको हम बता दिए थे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब जो ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो स्वपोषण करते हैं जीव उनको स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषण करने वाले जीव को क्या कहा जाता है, स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहा जाता है और परपोषण करने वाले जीव को परपोषी कहा जाता है। जैसे क्या है परपोषण में, क्या है परपोषण का डिफिनेशन ये है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, किसी अन्य पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, निर्भर रहते हैं, वही होते हैं परपोषण करने वाले जीव। ठीक है, तो जो जीव परपोषण करते हैं उनको परपोषी कहा जाता है। परपोषण करने वाले जीव को क्या कहा जाता है, परपोषण करने वाले जीव को परपोषी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको डिटेल्स में बता दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में। चलिए अब यहाँ पे हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं, दूसरा हमारा भाग है, इसमें स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे इतनी बातें हो गई थी, अब समझिए कि देखिए स्वपोषण और परपोषण बता दिए थे आपको। तो स्वपोषण का कोई टाइप नहीं होगा, यहाँ पे बुक में कोई टाइप नहीं है, हम कोई टाइप पढ़ेंगे भी नहीं स्वपोषण के। परपोषण के टाइप है तो परपोषण के टाइप पे हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो परपोषण होता है कितने प्रकार का होता है, परपोषण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणीसम पोषण। ठीक है ना, आपको इतनी बातें समझ में आ गया ना कि परपोषण कितने प्रकार का होता है, परपोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया और प्राणी संपोषण हो गया, 3 प्रकार का होता है। अब एक एक करके हम इसका मतलब डिफिनेशन समझेंगे कि मृतजीवी का डिफिनेशन क्या है, परजीवी का डिफिनेशन क्या है, प्राणीसम का डिफिनेशन क्या है ना, एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे पहले आप समझें कि मृतजीवी मतलब क्या होता है, मृतजीवी पोषण मतलब क्या है। तो पहले आप यहाँ पे इतना ध्यान दे दीजिए मृतजीवी के बारे में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका डिफिनेशन। देखिए मृतजीवी पोषण का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जीव जो मर गया और मरे हुए जीव को कोई अन्य जीव मतलब उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, मतलब किस अवस्था में उसको ग्रहण कर रहा है, कार्बनिक लिक्विड अवस्था में, ठीक है ना, अवस्था में उसको ग्रहण कर रहा है, तो वही होता है मृतजीवी पोषण। जैसे ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि क्या है, एक यहाँ पे कुत्ता है, ठीक है ना, मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, और कुत्ता मर गया, ठीक है, और कुत्ता मर गया और उसको कहीं फेंक दिया गया, तो उस कुत्ते के शरीर पे क्या है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह लग जाएगा, ठीक है, वहाँ पे चींटी ओटी लग जाएगी, ठीक है, चींटी ओटी क्या करेगी, लग जाएगी, और लग कर क्या है, देखिए वो कुत्ते के मांस को नहीं खाएगा, ठीक है ना, मांस को नहीं खाएगा, उसका जो शरीर से जो है ना, जो उसके जो लिक्विड अवस्था में वो भोजन ग्रहण करेगा, कार्बनिक लिक्विड अवस्था में भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया किस अवस्था में भोजन ग्रहण करेगा, लिक्विड अवस्था में, मतलब उसका जो है कार्बनिक अवस्था में चूस चूस को उसको क्या करेगा, खाएगा, ठीक है ना, उसको चूस चूस कर, उसका कोई मांस नहीं खाएगा, चूस चूस को खाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिल्ली है, ठीक है ना, मान लीजिए एक चूहे को मार दिए, चूहा मर गया, ठीक है, तो बिल्ली क्या करती है, उस चूहे के क्या है ना कि पूरा उसका चूस लेती है, अंदर का जितना भी उसका मटेरियल है ना सारा चूस लेती है। तो किस अवस्था में उसको भोजन करती है, लिक्विड अवस्था में करती है, कार्बनिक लिक्विड अवस्था में करती है। तो आपको ये समझ में आ गया मृतजीवी का मतलब, मृतजीवी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसका डिफिनेशन देखिए, मृतजीवी को ऐसा पोषण है ना, जैसे इस प्रकार के पोषण में क्या है, जीव जंतु और पौधों के शरीर से
जीव जंतु और पौधों के शरीर से अपना पोषण जो अपने शरीर के सतह से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, लिक्विड फॉर्म में अवशोषित करते हैं, ठीक है। उसको चूस को क्या है, उसका भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऐसे जो जीव करते हैं उनको मृत जीवी पोषण कहा जाता है। मरे हुए जीव को पोषण करना, कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करना, ठीक है, उसी को मृत जीवी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा मृत जीवी पोषण का। चलिए अब से इसका एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे कवक हो गया, ठीक है, ये क्या है, मृत जीवी, मतलब मृत जीवी पोषण करता है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, समझ में आया आपको। देखिए ये जो है ना, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या करते हैं, मृत जीवी पोषण करते हैं, मृत जीवी पोषण करते हैं। चलिए अब दूसरा देखिए, परजीवी। परजीवी का मतलब क्या हो गया, परजीवी पोषण का मतलब ये होता है कि जैसे इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं ना, अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए परजीवी से आपको क्या समझ में आ रहा है, परजीवी के मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर एक तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हीं को परजीवी कहा जाता है, ठीक है। वो जान से नहीं मारते हैं, ठीक है, वो जान से नहीं मारते हैं, क्या करते हैं, उनके शरीर में अस्थायी रूप से रहेंगे या फिर अस्थायी रूप से रहेंगे। अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करेंगे और नहीं तो अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है, उन्हीं को परजीवी कहा जाता है। उसको जान से नहीं मारेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए जूं क्या है, माथे का जो जूं होता है ना, ठीक है, माथे का जूं समझ रहे हैं ना आप लोग, तो माथे का जो जूं होता है वो क्या है, परजीवी है, ठीक है। क्यों है परजीवी, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो दूसरे के माथे में रहता है, सर में रहता है और उसका क्या है, खून चूसता है, ठीक है, अपना पोषण वहाँ पे करता है, भोजन ग्रहण करता है। और क्या है, वो अस्थायी रूप से रहता है, ठीक है। एक बार भी क्या करेगा, एक बार दूसरे के अगर सर में है जो, वहाँ पे कोई किसी के पास बैठ जाएगा तो क्या करेगा, उसके बालों में चला जाएगा। या फिर एक कोई पर्सन है, अगर एक पर्सन के पास सो गया तो क्या होगा, उसके बालों का जो क्या होगा, दूसरे के बालों में चला जाएगा, है ना। तो ये अस्थायी रूप से जो ये जूं वगैरह होते हैं ना, ये अस्थायी रूप से होते हैं, ठीक है ना, ये अस्थायी रूप से परजीवी हैं। लेकिन अस्थायी रूप से कौन है, जैसे मान लीजिए कि पेट में कीड़ी होना, आप लोग तो ये एक आम बात है, सभी जानते होंगे कि हमारे पेट में कीड़ी हो जाता है, ठीक है। तो जो कीड़ी हो जाता है ना, वो कैसे रहता है, तो जो कीड़ी हो जाता है वो अस्थायी रूप से हमारे पेट में रहता है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे हमारे पेट में है, हम किसी के पास बैठे तो हमारे पेट से उसके पेटों में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अस्थायी रूप से रहता है हमारे पेट में कीड़ी, ठीक है। अस्थायी रूप से उसी में रहकर क्या करेगा, जो हम भोजन ग्रहण करेंगे साथ में वो भी वही भोजन ग्रहण करेगा, है ना। तो उसके लिए कीड़ी का दवाई आता है, उसको खा लेने से वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कीड़ी जो बन जाती है ना हमारे पेटों में, पता सबको होता है कि हमारे पेट में कीड़ी बन रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ पाता है ना कि जो कीड़ी बन रही है ये कौन सा पोषण ग्रहण कर रही है, ठीक है ना। तो ये परजीवी पोषण ग्रहण, मतलब परजीवी पोषण किसे कहा जाता है, आपको तो समझ में आ गया ना परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे कि क्या है, गोल कृमि, ठीक है, जीवाणु, मलेरिया, परजीवी, ये तीन जो है ना एग्जाम्पल, ये क्या है, ये परजीवी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया ना आपको परजीवी का मतलब क्या होता है। अब ये समझिए कि जो परजीवी पौधे होते हैं अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है। परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए परजीवी पौधे का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसा पौधा जैसे कि किसी अन्य पर रह करके क्या है, अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना। जैसे अमरबेल, अमरबेल का नाम तो सुने होंगे ना, ये अमरबेल का जो पौधा होता है ना, क्या होता है कि जैसे कि अमरबेल का पौधा ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा जो दीवार होता है उस पर देखे होंगे आप लोग, झाड़ी की तरह चढ़ने लगता है ना। या फिर ऐसा पेड़ होता है ना, पेड़ों पे ऐसा झाड़ से चढ़ने लगता है ना, वो पूरा पेड़ को ढक लेता है, उसी को अमरबेल का पौधा कहा जाता है। वो क्या करता है, खुद अपना भोजन संश्लेषित नहीं करता है, अपना भोजन वह स्वयं नहीं बना पाता है, इसलिए क्या है, अन्य पौधों के ऊपर क्या करता है, फैल जाता है और उन्हीं से क्या है, अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये पौधों के बारे में समझ गए ना, परजीवी पौधा कौन सा है,
परजीवी पौधा है अमरबेल का पौधा, ठीक है, अमरबेल। अमरबेल तो समझ गए आप होंगे। एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए मृत जीवी का मतलब तो आप लोग समझ गए थे, ठीक है, कि मृत जीवी मतलब कि ऐसा जीव जो मरे हुए जीव का भोजन मतलब पोषण करता है, भोजन करता है, और उसको किस अवस्था में करता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है ना, वही मृत जीवी कहलाता है। आपको ये बातें क्लियर हो गई है। लेकिन इतना आपको ये बता दे हैं कि मृत जीवी पौधा नहीं बताए थे आपको कि मृत जीवी पौधा कौन है। तो देखिए मृत जीवी पौधा ऐसा है ना, जैसे आप सुने होंगे जैसे कि वो होता है गोबर पे निकल जाता है पौधा जिसको कुकुरमुत्ता कहा जाता है ना, कुकुरमुत्ता भी होता है जो मृत जीवी पौधा होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, गोबर के ऊपर लग जाता है या फिर मशरूम टाइप का एक निकल जाता है, तो उसी को उसका नाम हमके नहीं याद आ रहा है, बाद में उसको बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या है कि उसमें गोबर के छत्ते जैसे निकल जाता है जिसको मशरूम टाइप का होता है ना, जिसको सांप का छत्ता कहते हैं, तो वो क्या है ना, वो है मृत जीवी पौधा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आए, कुकुरमुत्ता भी क्या है, मृत जीवी पौधा ही है, समझ गए। वो क्या है, जो गोबर नीचे रहता है, गोबर पे उगता है ना, खाद पे उगता है वो, ठीक है, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं ना, उससे अपना भोजन वो शोषित करता है, ठीक है ना। इसीलिए मृत जीवी पौधा कौन सा है, मृत जीवी पौधा है कुकुरमुत्ता कह सकते हैं, या जो गोबर के छत्ते उसका नाम हमें ध्यान पे नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका क्या है, जैसे मशरूम टाइप का होता है, उसको सांप का छत्ता भी कहा जाता है, ठीक है ना। वही पौधा जो है ना, वो क्या है कि मृत जीवी पौधा है। तो आपको परजीवी और मृत जीवी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि प्राणी सम किसे कहते हैं। तो प्राणी सम जैसे ना इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल अवस्था में बनाता है, उसी को प्राणी सम कहा जाता है। तो प्राणी सम में एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मानव हो गए, बड़े जीव हो गए, या फिर मेढक वगैरह ऐसे हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये जो जितने भी मतलब पोषण के टाइप है ना, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी सम, अगर तीनों में देखा जाए तो नॉर्मल जो है ना प्राणी सम पोषण है, ठीक है, ये सबसे नॉर्मल है। ये क्या है, हम लोग है ना, जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग किस अवस्था में भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है ठोस या तरल अवस्था में, ठीक है, ठोस या लिक्विड फॉर्म में क्या है, अपना भोजन को ग्रहण करता है, वही होता है प्राणी संपोषण। ये सबसे नॉर्मल इसमें कौन था, सबसे नॉर्मल था प्राणी संपोषण। आपको इतनी बातें समझ में आ गया ना। परपोषण के प्रकार कितने होते हैं भाई, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृत जीवी होता है, परजीवी होता है और प्राणी सम होता है। इन तीनों का आप डिफिनेशन भी समझ गए और एग्जाम्पल भी समझ गए, ठीक है। आप पहला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे और देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या है कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपको ये समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए पहला जो चीज़ है वो कौन सी है, निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है जिसको हरित लवक कहा जाता है, इसको पर्णहरित भी कहा जाता है और इसको वर्णक भी कहा जाता है। तो पहला है क्लोरोफिल। जैसे क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां का जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें क्या है, उसी जो रंध्र होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो पहला है क्लोरोफिल जिसको कहा जाता है पर्णहरित कहिए चाहे हरित लवक कहिए। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, मतलब कि दूसरा जरूरत क्या है भोजन बनाने के लिए हरे पेड़ पौधों की, दूसरा है सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। और तीसरा जो है यहाँ पे CO2, तीसरा क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, तीसरा पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है हरे पेड़ पौधों के अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा जो जरूरत पड़ती है हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, वो है जल और खनिज लवण, मतलब यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स,
की जरूरत पड़ती है हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए। तो आपको इतनी बातें तो यहाँ पे क्लियर हो गई ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जिस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उन दौरान किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उन दौरान क्या है, ये हम आपको 4 चीज़ें बता दी हैं जिसकी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल एवं खनिज लवण, इसकी आवश्यकता होती है हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है और किसी में नहीं होती है भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। ठीक है ना, यहाँ पे आगे आपको इस बात समझ देख लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है ना। तो पहले आप हमें ये बताइए कि देखिए जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है इसको पहले क्या है कि हमें हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बताइए। आपको बता दिए यहाँ पे पहला होता है जरूरत कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद से होता है जल, ठीक है, ऊपर क्या होता है सूर्य का प्रकाश, है ना, ऊपर सूर्य के प्रकाश, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है क्लोरोफिल। ठीक है, और मिलता क्या है, मिलता है हमें ग्लूकोज, है ना, C6H12O6। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6। उसके बाद से क्या मिलेगा, उसके बाद से मिलेगा जल, है ना, उसके बाद से क्या, ऑक्सीजन, है ना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। छोटी छोटी क्वेश्चन है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए, देखिए जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन जो है उसका रूप कैसा होता है, ठीक है, भोजन का रूप कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो फॉर्म में होता है ग्लूकोज के, ठीक है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो विकिरण ऊर्जा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपको बातें आ गई यहाँ पे समझ में। अब यहाँ पे दूसरा जो नेक्स्ट है उसके बारे में समझिए। ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है कि ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का मतलब ये होता है जैसे जो हरे पेड़ पौधे जो पत्तियां होती है ना, उसके जो पत्तियां के बीच में जो छिद्र होता है और वो जो छिद्र होता है उसी को कहा जाता है स्टोमेटा, ठीक है। वहीं से क्या है ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ग्लूकोज जो होता है, नेक्स्ट यहाँ पे है ग्लूकोज क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ग्लूकोज जो है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, याद होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज क्या चीज़ से मिलकर बना है, ग्लूकोज मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में कितने चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में 2 चरण होते हैं,
कौन कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण में एक होता है प्रथम चरण और दूसरा होता है दूसरा चरण, ठीक है। तो प्रथम चरण जो होता है उसको कहा जाता है प्रकाशीय अभिक्रिया और जो दूसरा चरण होता है उसको कहा जाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना है कि प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, इस क्या चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया का आप कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में हो उसी को कहा जाता है प्रकाशीय अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में नहीं हो उसी को कहा जाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आपको ये बातें समझ में आ गया ना, यहाँ पे प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब क्या है। मतलब जो दिन में हो उसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश में हो सूर्य के प्रकाश कह सकते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया ना हो उसी को कहा जाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा किसे कहा जाता है? अमीबा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अमीबा जो है ये एक प्राणी समपोषी जीव है, ठीक है। अमीबा क्या है? प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी हम आपको आगे बता दिए थे, प्राणी समपोषी जीव के बारे में बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राणी समपोषी जीव का मतलब क्या होता है। जैसे ये अपना भोजन किस फॉर्म में ग्रहण करता है? ये तो तरल या ठोस अवस्था में अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा, ठीक है। ये एक प्राणी समपोषी जीव है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं काम। ये अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये एक कोशिका से बना हुआ है, ठीक है ना। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो मृदुल जल में पाया जाता है। मृदुल जल का मतलब होता है कि साफ सुथरा पानी, ठीक है। साफ सुथरा पानी जिसमें अमीबा पाया जाता है, जैसे कि जिस पानी में साबुन का छाग अगर घोला जाए तो आसानी से घुल जाए, वैसे जल में ये पाया जाता है। तो ये साफ सुथरा पानी में पाया जाता है अमीबा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि इसकी जो संरचना है ये कैसी होती है। तो इसका जो कूटपाद होता है ना, ये जैसे इसका जो ये है, ये चीज़ है, ये जो है ना ये कूटपाद है, ठीक है। ये क्या है? बनता बिगड़ता रहता है हमेशा, ठीक है, एक जैसा नहीं होता है। तो ये क्या है? कूटपाद के बनने और बिगड़ने से इसका आकार जो है बदलता रहता है, ठीक है। इसका आकार बदलते रहता है, कोई फिक्स नहीं है कि इसका आकार अमीबा का एक ही जैसा होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका आकार अगर कूटपाद ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, अगर मीडियम में आ जाएगा तो मीडियम में आ जाएगा। तो ये कूटपाद के ऊपर डिपेंड करता है इसका आकार, ठीक है ना। कूटपाद के बनने और बिगड़ने से इसका आकार बनता बिगड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग हैं तो क्या है, हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे एक विशेष अंग है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिक्स है कि जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, मनुष्य करेगा, जीव करेगा, तो मुंह से ही ग्रहण करेगा, ठीक है ना। मुंह में भोजन डालेंगे तो हमारे मुंह में पाचन होगा, ठीक है। तो पाचन आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, हमारा फिक्स है कि हम भोजन ग्रहण करेंगे तो मुख से ही करेंगे। लेकिन ये जो अमीबा है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा। जितना भी इसका कूटपाद होता है ना, ये सारी चीज़ें क्या करता है, अगर कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी शैवाल दिख गया, ठीक है, तो क्या करेगा, छोटे छोटे यहाँ पे कीड़े मकोड़े दिख जाएंगे तो क्या करेगा, उसको अपना कूटपाद उसको अंदर लेकर बंद कर लेगा अपना मुंह, ठीक है। और अपना मुंह बंद कर लेने के बाद क्या होगा, वो लेकर चला आ जाएगा रसधानी में, और रसधानी में ला करके उसको तोड़ देगा और तोड़ करके उसका पाचन कर लेगा, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, इसका कोई मुंह फिक्स नहीं है कि वो भोजन, हाँ इसका मुंह ये है तो यहीं से ग्रहण करेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ये कूटपाद जहाँ से भी इसको भोजन दिखा कि मतलब इस साइड में है भोजन, ठीक है, तो क्या करता है कि उधर अपना कूटपाद बंद कर लेता है, ठीक है ना, उसको अंदर करके बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद भोजन अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद क्या होता है, रसधानी में लेकर आता है, और रसधानी में लाने के बाद क्या होता है, उसको वहाँ पे तोड़ करके पाचन कर लेता है, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर हो गई अमीबा के बारे में। अब यहाँ पे ये समझिए कि यह कूटपाद के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करता है, ये आपको हम क्लियर कर दिए यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा क्या चीज़ का भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। अभी बताएं मैं आपको, शैवाल जो होता है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, अपना कूटपाद बंद कर लेता है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं आ जाते हैं अंदर और उसका पाचन करता है। दूसरा है बैक्टीरिया, डाइटम या अन्य मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कार्बनिक मतलब जो मृत होते हैं, वहाँ पे जो जीव होते हैं, मृत होते हैं, उनको क्या होता है,
अन्य मृत कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है कि अपना कूटपाद अंदर से बंद कर लेता है और उसको क्या है, मरे हुए जीव को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और उसका पाचन कर लेता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये अमीबा भोजन क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि अमीबा भोजन को है रसधानी में तोड़ता है। ये तो सबको पता है कि अमीबा जो है यहाँ पे भोजन लेकर आएगा, कूटपाद बंद करेगा, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो क्या करेगा, अमीबा रसधानी में लेकर आएगा अपना भोजन और वहाँ पे ला करके क्या है कि अमीबा तोड़ देगा उस भोजन को और भोजन को तोड़ करके वहाँ पे उसका पाचन कर लेगा, ठीक है ना। भोजन का पचना भी रसधानी में एंजाइमों के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये भोजन कैसे पचता है, भोजन ऐसे पचता है कि जैसे कि भोजन में आ जाता है रसधानी में भोजन कैसे क्या करता है, रसधानी में आ जाता है और रसधानी में आकर वहाँ भोजन टूट जाता है, तोड़ देता है और उसमें एंजाइम निकलता है। जैसे हम लोग पाचन करते हैं तो तरह तरह के एंजाइम निकलता है भोजन को पचाने के लिए, है ना। तो वैसे ही क्या है ना, ये कोशिकीय जीव है तो इसमें से क्या है कि एंजाइम निकलता है और एंजाइम निकलने के दौरान क्या होता है, इसमें रसधानी में एंजाइमों के द्वारा ही उसमें पाचन होता है। एंजाइम निकलता है तो उसको भोजन जो है थोड़ा आसानी होता है पचने में, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पे भोजन किसके दौरान पचता है, एंजाइमों के द्वारा पचता है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। और यहीं से एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है, और उसके दौरान क्या होता है कि जो अमीबा का अनपचा भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा था अमीबा के बारे में, यहाँ पे इतनी सी बातें हैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके आगे की जो है जैविक क्रिया में उसको देखेंगे। पैरामीशियम वगैरह है, ये सब है, तो पाचन वगैरह है, तो इसको देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।